विधायक जी, आपको आज जो है 80वें स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इसी इसी के बहाने जो है हम एक सवाल करते हैं अपने यहाँ के जो जनता है, वो जनता का अक्सर ये कहना रहता है कि विधायक जी 3 वर्षों से यहाँ पर हैं और इन 3 वर्षों में उनके द्वारा विकास को लेकर कार्यों को लेकर अक्सर जो है आलोचना समालोचना दोनों प्रकार की बातें चलती हैं। तो हम आज जो हैं आपसे इस बिंदु पर ये चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आज आज़ादी का पर्व भी जो हम मनाया जा रहा है जिसके, और अपेक्षा रहती है कि जब आज़ाद हो जाता है तो उसको विकास के तमाम रास्ते खुल जाते हैं। भांडेर का क्या हाल है? इन 3 वर्षों में आपके द्वारा क्या विकास के कार्य किए गए? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि भांडेर में क्या विकास हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोटोकॉल तोड़ा है। कांग्रेस का जब शासन था तब विधायक जो विपक्ष का हुआ करता था उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको भी मांगने पर पर्याप्त फंड देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्षी विधायक है उसको एक भी पैसा देने का उन्होंने प्रावधान खत्म कर दिया। तो जो निधि है विधायक निधि, कितनी आती है तो विधायक साल निधि में? है, विधायक निधि मेरा ऐसा मानना है कि विधायक निधि का जो भी पैसा आता है, ठीक है कि, तो उस विधायक निधि में से मेरे अलावा ऐसा कोई भी विधायक हो सकता है तो होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने उस विधायक निधि का लोगों की जो समस्या जिनका है, क्या आता है कि ये भांडेर विधानसभा एक तो बहुत पिछड़ी है, इतनी पिछड़ी है विधानसभा भांडेर कि इसमें अगर एक साथ हम 1000 करोड़ रुपए भी लगाएंगे ना तो अभी कम पड़ेगा, क्योंकि ये विधानसभा लंबे समय से आरक्षित रही है और आरक्षित रहने के कारण जो सरकारें होती हैं उसमें आरक्षित जो एमएलए होता है जो रिजर्व का, उसकी उतनी अप्रोच सरकार में रहती नहीं, सरकार उसको सुनती नहीं है ध्यान से और सरकार कभी उसको बजट नहीं देती। तो ऐसे क्या ये बात जो है सत्ता पक्ष में भी लागू होती है या केवल विपक्ष की पोजीशन ये में? सत्ता पक्ष में भी संभवतः लागू होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, माने आरक्षित सीट के आरक्षित सीट अगर लंबे समय तक रही जी। तो चाहे पक्ष का हो विधायक चाहे प्रतिपक्ष का हो, हम्म। उस पर सरकारों की नज़र सरकार की नज़रिए से नहीं, वो रिजर्व की नज़रिए से देखते हैं कि ये विधायक तो उस जाति का है, तो उसको इतनी अप्रोच, जैसे सीएम है, सीएम का भी अगर रिकॉर्ड देखेंगे आप तो रिकॉर्ड सीएम से कौन विधायक कितना मिलता है उसमें भी इसकी कमी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं एक ऐसा अकेला विधायक हूँ जो जितना मुझे निधि है मेरे पास, जितना बजट है, उस बजट को मैंने उन लोगों के लिए जिनको अर्जेंट थी, जैसे किसी गांव में शमशान नहीं है, किसी के रास्ते निकलने में रोड़ा आया निकलने नहीं दे रहे हैं लोग, या किसी के क्षेत्र में कोई भवन नहीं है, या वहाँ पर कोई बिजली की दिक्कत आ रही है, तो मैंने दिया, जगह जगह दिए। तो अर्जेंट जो जितना मेरा बजट था तो अर्जेंसी में बहुत काम आया है। और मैंने एक मेरा अकेला बजट है, आप कलेक्ट्रेट में जाकर के पूछना कि सबसे ज़्यादा बजट 100% मैंने खर्च किया, जबकि किसी विधायक का 100% कभी खर्च नहीं होता है। मैंने 100% खर्च कर दिया। और वो समस्याएं, जहाँ समस्याएं ऐसी हैं जिन समस्याओं को आज तक 78 वर्ष की आज़ादी के बाद भी ये नहीं दिया गया, ऐसी समस्याओं का निदान मैंने किया है। ऐसा समय कभी आएगा, जैसे उदाहरण के लिए मेरी सरकार नहीं है और जिस समय कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस की सरकार में 78-79 वर्ष का जो गड्ढा है, उस गड्ढा को मैं हो सकता है पहले ही दूसरी साल में पूरा कर दूँ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं कानून को लेकर के लड़ता हूँ, मैं संविधान को लेकर के लड़ता हूँ, और मैंने जो बात रखी सरकार में, अपनी सरकार की बात छोड़िए, मैं इस सरकार में भी मेरा इतना दबाव है अभी सरकार के ऊपर कि उस दबाव के चलते सरकार से मैं काफ़ी कुछ बजट लेकर के रहूँगा। भले ही वो अभी टाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं हमारे पास ये नहीं है, हालांकि वो लोग भी उधार पैसा लेकर के हाँ सरकार को चला रहे हैं जी मार्केट से पैसा लेना इन नहीं सिखाया है जी। नहीं, सरकार कभी मार्केट से पैसा नहीं लेती,
तो क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि जो मुख्य बजट है उस बजट को भाजपा के लोग आपस में बांट लेते हैं और फिर जो है सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस समय उनको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है। तो ये उन्होंने जो अव्यवस्था पैदा की है, लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है कि मार्केट से सरकार पैसा ले रही है। क्या कुछ योजनाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसे लाडली बहना योजना? कि हाँ, ये सत्य है कि जैसे लाडली बहना की जो योजना है जी, उसमें आप कितना दे रहे हैं? 1500 रुपये, ठीक है कि नहीं? और 1500 रुपये दे रहे हैं तो हमारे गांव की हमारी बहन उसमें खुश है कि हमें 1500 मिल रहे हैं, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण, जी, ज्ञान की कमी के कारण उस बहन को ये पता नहीं है कि उसका 15 लाख रुपए डकार करके 1500 दे रहे हैं। 15 लाख उनने उसका खा लिया है और उसे जो मालूम नहीं है, लेकिन मुंह ना खोल पाए इसलिए 1500 दे रहे हैं। क्या इस तरह की योजनाएं जो हैं अपने किसी भी राज्य के या किसी भी देश के विकास में रोड़ा बनती है? बिल्कुल बनती है। जिसको रेवड़ी कल्चर कहा था अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने, और कहा था कि इसको मना भी किया था कि आप रेवड़ी कल्चर के समर्थक नहीं हैं, मेरे ख्याल मगर से सबसे ज़्यादा तो उन्होंने ही मतलब इसका प्रश्न। संविधान क्या कहता है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में क्या लाइन रखी? बच्चों को पढ़ाइए, जागरूक बनाइए, पढ़ा करके उसको उसकी नौकरी दीजिए। अब जैसे किसी उस घर की जो महिला को 1500 दे रहे हैं, उसके एक बेटे को तहसीलदार बना दो तो उसे 1500 रुपये की जरूरत पड़ेगी क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य है, नहीं, आपने कहा शिक्षा, आपने कहा शिक्षा कि शिक्षा आएगी तो व्यक्ति को अच्छा बुरा सोचने का उसको जो है मतलब मिल जाएगा। वो महिला शिक्षित हो, उस घर की महिलाएं शिक्षित हों, उसके पुरुष शिक्षित हों, तो वो ये कहेंगे कि 1500 रुपये हमें 15 लाख खा करके हमको 1500 दे रहे हैं, ये कहने लायक हो जाता है। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं प्रधानमंत्री जी का। जैसे कि हम उनके देखते हैं कई कार्यक्रम वगैरह जो आते हैं, वो कार्यक्रमों के अंदर एक बार उन्होंने कहा था, काफ़ी बड़े मंच से भी उन्होंने ये बात कहा था कि वो अपने कहते गटर से कहते गैस उत्पन्न करके और वो जो है अपना मतलब ईंधन की व्यवस्था की जा सकती है। उस समय काफ़ी लोग बैठे हुए थे और शिक्षित लोग बैठे थे, काफ़ी बड़े अच्छे शिक्षित लोग थे, वेल एजुकेटेड थे, नौकरी पेशा उद्योगपति वाले थे, तो सभी ताली पीट रहे थे। फिर ऐसा मतलब क्या है कि उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पर जो है इस चीज़ का विरोध किया कि आप गलत कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं? शिक्षा, मैं मानता हूँ कि शिक्षा होना, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह का भेद क्यों है? देखिए, एक होता है साक्षर, एक होता है शिक्षक, एक होता है बौद्धिक। शिक्षा है कौन सी? जैसे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो किया है वो शिक्षित तो हैं लेकिन बौद्धिक नहीं है, उनकी बुद्धि उस तरह की नहीं है। जैसे शिक्षा का मतलब है कि मैंने शिक्षा ग्रहण की, अब मैंने मान लीजिए BA कर लिया, MA कर लिया, तो मेरा यही नहीं है उस विषय में MA किया, शिक्षा मेरी, बुद्धि मेरी चारों तरफ विकसित हो गई, उसका उपयोग हर जगह करूँगा। अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, ये तो शिक्षा के कोर्स में है नहीं, ये बौद्धिक के कोर्स में। अगर बुद्धि आपकी हो तो उसको समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जितने भी जो काम करते हैं, जितने भी भाषण करते हैं, वे भाषण उनके बेबुनियाद हैं, उनमें कोई तर्क नहीं रहता। और उन्होंने कहा था 15 लाख रुपये देंगे, 15 लाख आए क्या? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आई क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो अब सवाल क्यों नहीं करते हैं? पढ़े लिखे, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों ने सवाल नहीं किया, ताली बजा रहे थे। पढ़े लिखे लोगों को अगर आपको परमानेंट गुलाम बनाना हो तो उनको धर्म का अंधभक्त बना दो, जैसे उन्होंने अंधभक्त बना दिए। और ऐसे अंधभक्त बना दिए हैं कि मोदी जो कुछ कहते हैं वो ही सत्य है, उन्हें चाहे कुछ भी कहें। जैसे डॉक्टर एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा काटता रहे, उसे पता नहीं चलता। ऐसे ही मोदी जी ने ये अंधभक्ति का एनेस्थीसिया लगा दिया है, चाहे भले ही कोई सामने बैठा हो पढ़ा लिखा, वो ताली बजाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो कई लोग तो क्या कह रहे हैं मालूम है, कई लोगों के हमने स्टेटमेंट देखे कि मोदी तो ईश्वर है और ईश्वर तो हमारे घर में कुछ भी करे हमें तो खुशी होगी, मतलब ऐसी बातें कहते हैं वो लोग, भद्दी लगती है कहने में। तो वो उन्होंने एनेस्थीसिया ऐसा लगा दिया है, उसके चलते पढ़े लिखे लोग भी तालियां बजाते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे खराब समय है,
मोदी जी के कारण देश बर्बाद हो चुका है। और मोदी जी का जो लक्ष्य था, आरएसएस का जो लक्ष्य था, भाजपा के लोगों का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था कि हम देश को बर्बाद करके रहेंगे, देश में कुछ नहीं छोड़ेंगे, देश का हम लोकतंत्र भी नहीं छोड़ेंगे। और वो लगभग उनका काम पूरा हो गया। जब उनका काम पूरा हो गया, अब तो महाराज छोड़ दो, अब तो देश को छोड़ दो, तो हम उसके सुधार लेंगे फिर से। मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें काफ़ी हद तक आपका धर्म का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जिस हिसाब से देखते हैं कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा चल रही है। आप भी जानते हैं कांवड़ किस प्रकार से जो हैं, जो कांवड़ियाँ हैं माहौल बनाए हुए हैं। तो मेरा इसमें एक सवाल आता है कि किसी राज्य के लिए संविधान जरूरी है या धर्म जरूरी है? देखिए, किसी भी दुनिया में किसी भी देश का संविधान सर्वोपरि होता है, धर्म सर्वोपरि नहीं होता। संविधान के जैसे मंदिर अभी बने मंदिर, कोई मंदिर बनाए तो उसकी परमिशन संविधान से लेनी पड़ेगी, और कलेक्टर बने उसकी परमिशन मंदिर से नहीं लेनी पड़ती। तो कौन सी चीज़ बड़ी हुई? सर्वोपरि क्या हुआ? संविधान। ठीक है। प्रधानमंत्री की शपथ में कहीं किसी साधु के पास ये कहने की जरूरत नहीं है साहब मैं कैसे प्रधान, वो अंधविश्वास अंधभक्त बना दी, वो अलग बात है, जरूरत नहीं है। लेकिन मंदिर बनेगा तो परमिशन की कलेक्टर के यहाँ से परमिशन आएगी, संविधान के यहाँ से परमिशन आएगी। एक तो बात ये हो गई। कावड़ियों का जहाँ तक मामला है, कावड़ियों का, तो कावड़िया इन्होंने कौन सा शुरू कर दिया है? कावड़ भरने के लिए हजारों लोग जा रहे हैं। पहले के चला आ रहा है कांवड़ यात्रा तो काफ़ी समय का, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही विवादित हो गया है। देखिए, पहले हमने देखते थे, हमने कांवड़ पहले देखी है। पहले अगर कांवड़े भरने कोई गया है तो बिल्कुल अनुशासित तरीके से कांवड़ भर के आता था। और महिला भी अगर गई है तो महिला और पति पत्नी ऐसे कांवड़ भर के लाते थे, किसी को पता नहीं चलता। अब तो मत देखिए, नंगा नाच हो रहा है रोडों पर, लड़कियां वो डांस कर रही हैं, अश्लीलता परोसी जा रही है। अश्लीलता छोड़िए, अश्लीलता तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। माँ इतना, मतलब अब उसके बारे में कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये काम हो रहा है। और सबसे बड़ी वहाँ पर जो काम बुरा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या कर दिया हमने, योगी जी ने, मालूम कि कांवड़ भर करके जो लाएंगे, जिस एरिया में कांवड़ का चल रहा है उस एरिया में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ठीक है। तो क्या उनको इस चीज़ का भान था कि ये जो कांवड़ियाँ आ रहे हैं उत्पाती हैं? नहीं, उन्हें मालूम है, उनको पता, वो करवा ही वो रहा है, वो ही करवा रहे हैं। शायद हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने स्कूल बंद रखे हों, ये भी एक वजह हो सकती है क्या? नहीं, वजह ये नहीं है। देखिए, पहले कांवड़ भर के लाते थे, एक भी रास्ते में आदमी पिटाई नहीं होती थी, एक भी ट्रक नहीं जलाया जाता था, एक भी दुकान नहीं लूटी जाती थी, एक भी मकान में नहीं घुसते थे। अब देखिए आप, कितना गुंडागर्दी हो रही है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है, विडम्बना है जिसको कहें हम, कांवड़ जिस एरिया में चल रही है वहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे। जबकि प्रोटोकॉल क्या है संविधान का, कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई कार्य है तो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव या मुख्यमंत्री का चुनाव, राज्य का चुनाव, केंद्र का चुनाव, सबसे बड़ा काम है। तो देश का चुनाव कब होगा? जब पढ़ाई नहीं हो रही होगी, तब, यानी स्कूल बंद हो गए होंगे, स्कूल कैलेंडर कंप्लीट हो गया होगा, स्कूल कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा, तब चुनाव कराए जाएंगे। सबसे बड़ा काम कब होगा? जब स्कूल बंद हो जाएंगे या स्कूल कैलेंडर बंद हो जाएंगे या परीक्षा बच्चों की बंद हो जाएंगी, तब जाके चुनाव होते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ कांवड़ के लिए स्कूल बंद हो रहा है। तो क्या वजह आपको लगती है, ऐसा क्यों इनकी ये सोच रही है? देश खत्म कर दिया उन्होंने, देश में अब कुछ बचा नहीं है। अभी आपने जंतर मंतर में देखा होगा, बच्चों को किस तरह से लाठियों से मारा। नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक होकर के लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 22 बच्चे सुसाइड कर गए। उनने अपनी मांग रखी कि प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। अमित शाह की पुलिस थी, हाँ ठीक है, दिल्ली पुलिस तो जो है गृह मंत्रालय के अधीन रहता है, गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, राज्य के अधीन नहीं रहती दिल्ली पुलिस। उस पुलिस ने कैसे मारा है जानकारी है होम मिनिस्ट्री की, मैं बता देता हूँ, फिर भी प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री की ग्रीन बुक है, उसमें एक प्रोटोकॉल है कि एक पोला बांस होता है, बेत जिसको कहते हैं, उस बेत से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, उस बेत से कंट्रोल कर सकते हैं।
उसकी जगह पर उन्होंने गांठों वाली लाठियाँ, ठोस लाठियाँ, उसमें कीला लगा करके बच्चों को मारा। और किस जगह पर मारा? गंदी, जिसको कहना ठीक नहीं है, समझ रहा हूँ जी। ऐसी जगह पर मारा। बच्चे बच्चियों दोनों को मारा। पूछा भी गया, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपके यहाँ तो नेम प्लेट है ही नहीं। बोले नेम प्लेट हम घर पे छोड़ आए। क्यों? गर्मी लगती है, नेम प्लेट का हीटर है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि वो डायरेक्ट गुंडे थे, पुलिस नहीं थी। अगर पुलिस है तो गृह मंत्री अमित शाह डायरेक्ट जिम्मेदार है, वो कहे कि ये पुलिस थी। कहते क्यों नहीं, बयान क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं संसद में आ रहे? क्योंकि पुलिस नहीं थी। पुलिस के साथ उन्होंने बदमाश, क्योंकि पुलिस मैं समझता हूँ अगर वो कह दे कि पुलिस थी तो सत्य में जयते, देशभक्ति जनसेवा का क्या हुआ? फिर ये संविधान के तहत क्या है? पुलिस नहीं थी तो फिर होम मिनिस्टर ने पुलिस क्यों अलाउ क्यों किए गुंडों को? तो बच्चों का उसके ऊपर बैलेट गन, आंसू उस तरह से छोड़े गए जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले लोग रहते हैं, शांति से धरना दे रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं बातों को लेकर तो मानसून सत्र के अंदर इस बार जो है पूरी तरह से विरोध छाया रहा। नहीं तो वो आए नहीं, और प्रधानमंत्री भी नहीं आए और ना ही जो है आप गृह मंत्री पहुंचे और होम मिनिस्टर मोदी अमित शाह दोनों नहीं आए। केवल आखिरी दिन पहुंचे। आखिरी दिन भी भाषण नहीं किया उन्होंने। भाषण हुआ, वंदे मातरम हुआ और जो है सदन स्थगित हो गया। तो इसको आप क्या देखते हैं? क्या इसमें जो है आपका तो राहुल गांधी का भय देखते हैं, या ये जो आपके युवाओं में जो आक्रोश पनप रहा है उसको आप मतलब देख रहे हैं? क्या है ये? राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, ये बच्चों पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज से बचाने के लिए बच्चों के पक्ष में वो गए, धरना दिया। तो पुलिस ने उनके साथ भी ज्यादती की थी। तो राहुल गांधी उस दिन से बिल्कुल एग्रेसिव है। वो कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए कि आर्डर किसने दिया लाठीचार्ज का, आर्डर बताइए, आर्डर किसने दिया है। और सरकार राहुल गांधी को डरने लगी। अब सरकार मोदी में हिम्मत नहीं है, अमित शाह में हिम्मत नहीं है राहुल गांधी जी का मुकाबला करने के लिए, उनके सवालों का उत्तर देने की। राहुल जी के उत्तर की अमित शाह जवाब नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे सकते, डर के मारे सदन में नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि ये राहुल जी का डर ही देश को बचा सकता है, अन्यथा इन्होंने देश को तो ख़त्म कर दिया है। अच्छा, राहुल गांधी ने वर्तमान में जिस प्रकार का छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है वो चला रखा है, युवाओं की बात वो खास तौर पर जानते हैं कि जैन जी जो हैं उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो, क्योंकि यही अगले आने वाली पीढ़ी है। तो मैं भी आपको थोड़ा ये सवाल कर रहा था कि ये छात्र हैं, छात्रों के संबंधित जो मुख्य चीज़ है वो है स्कूल कॉलेज वगैरह जी। भांडेर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है? क्या आपने कभी मौके पर जाकर उनका निरीक्षण किया है, या आपके पास अभी तक इनके संबंध में कितनी शिकायतें आ चुकी हैं यहाँ के शैक्षणिक स्तर को भी लेकर? भांडेर विधानसभा में 13 स्कूल हैं बच्चों के। वो 13 स्कूल तो 4 महीना पानी में डूबे रहते हैं। कभी पानी कम पड़ा 3 महीना, मतलब पानी वहाँ 2-2 फीट पानी, 3-3 फीट पानी भर जाता है बारिश के दौरान। उनमें बच्चे 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने की छुट्टी पर दे देते हैं। मैंने उनको जा करके उसको देखा और मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से बात की, फिर मैंने विधानसभा में सवाल किया, फिर मैंने शिक्षा मंत्री से भी कहा, पीडब्ल्यूडी मंत्री से कहा कि ये, और कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ के लिए रोड नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो आपका विपक्ष का विधायक हूँ, तो क्या छात्र आपके नहीं पढ़ते? बीजेपी को भी तो यहाँ पे वोट दिया नहीं, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो बीजेपी को वोट दिया, उनके लोगों के भी तो स्कूल है नहीं, उसके बच्चे नहीं आते स्कूल में। तो आप इनको बनाइए, बताइए, आप बताइए क्या करेंगे और आप इनको जल्दी बनाइए। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा कि हम अभी बना करके तैयार करते हैं, अभी बिल्कुल जल्दी से जल्दी। जी, कितना समय हो गया आपकी चर्चा? मुश्किल में हर साल बोलते हैं, जब भी मैं विधानसभा बोलता हूँ तब भी बोलते हैं। फिर अभी तक उसमें क्या प्रगति हुई? झूठ बोलते नहीं, बजट नहीं आया अभी तक। मैंने सारे पुल जितने भी हैं उन पुलों को कहा कि मैंने देखिए कि भांडेर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर अगर पानी वर्षा हो जाए कहीं 4 महीना, तो कई क्षेत्रों का आदमी एक दूसरे से 4 महीना मिल नहीं सकता। क्या आप ये पुल नहीं बनाएंगे? क्या क्यों पुल छोड़े रखे हैं? केवल बना देंगे, सारे पुल उन्होंने मंजूर कर दिए, कि मंजूर हो गए। और क्या कहा विधानसभा में खड़े होकर के मंत्री ने, 166 करोड़ रुपए का बजट हमने आपकी विधानसभा में दिया है
बढ़िया 166 करोड़ 166 करोड़ का, 1 अरब 66 करोड़ की। 1 अरब 66 करोड़ का। मैंने कही आपको दिया, लिख के मैंने भेजा कि आप मुझे और बताइए और क्या करना है, क्योंकि मैं लड़ता हूँ विधानसभा में, मैं तो विधानसभा में हावी हो जाता हूँ। मैं आपको बता, फिर आपको बताया, जवाब दिया क्या, कहाँ पे क्या क्या बजट मैंने बताया, हाँ। लेकिन कोई काम नहीं चल रहा। माने बजट आवंटित तो हुआ, 166 करोड़ का कहा उनने मेरे से, नहीं कहा है, लेकिन क्या विधानसभा में क्या वो मतलब आपको दिया जा चुका अपनी नहीं। विधानसभा को? नहीं नहीं दिया, नहीं केवल दिया। मौखिक कहा उन्होंने, मुंह से कहा उन्होंने, बोले उसके विधानसभा में। कोई प्रमाण नहीं मैं दिए। जब बोल रहा था भाषण, और मैं ये आरोप लगा रहा था सरकार पर कि आप ये क्यों नहीं बनाएंगे पुल, आप स्कूल क्यों नहीं बनाएंगे, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाएंगे, आप जो स्कूलों में बच्चियों की वो टॉयलेट नहीं है, महिलाओं के लिए जो बेड नहीं है, ये कब करेंगे आप बताइए। तो उनने खड़े होकर के कहा, ये कहा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, श्री राकेश सिंह जी ने क्या बोला मालूम है कि भरैया जी 166 करोड़ रुपए का हमने आपके कारण हमने बजट दिया, आपकी विधानसभा में दिया। तो वो राशि कहाँ है क्या? हमने राशि बताई है नहीं कि राशि बताते हैं, लेकिन नहीं बता रहे राशि। और ये हर बार होता है, जब भी मैं विधानसभा में जाता हूँ तो हर बार यही बात करते हैं कि पुल अब बन जाएगा, आपकी बात आपको पुल मिलेगा, बना मिलेगा। अब 2 साल शेष रह गए आपके कार्यकाल को, तो आपको क्या लगता है, आपने वैसे अभी तक आपने ऐसा क्या सोचा था कि मुझे इन 3 सालों में ये काम मेरा हो जाना चाहिए था, ये नहीं हो पाया? मेरा जो बजट का मामला है उसमें तो मैंने पूरा 100%। आपका अपना जो अनुदान है, वो अनुदान तो आपने जो है समर्पित कर दिया विधानसभा को, आपने अकेला विधायक हूं, 100% मैंने अपनी निधि लगाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई काम ऐसा था जिसको इन 3 सालों में हो जाना चाहिए था और इसकी आवश्यकता पब्लिक को बहुत ज्यादा? नहीं, सरकार नहीं है तो उन्होंने नहीं किया। कौन सा काम था ऐसा? जैसे पुल है, हाँ, पुल को सरकार बना सकती है, स्कूल को सरकार बना सकती है, रोडों को सरकार बना सकती है, ये सरकार के काम है। हॉस्पिटल सरकार बना सकती है, बड़े बड़े जो बन रहे हैं अभी, बहुत बड़े बड़े सामुदायिक भवन या वहाँ चिकित्सा जो हो रही है, वो सरकार का काम है। जो काम सरकार के हैं वो काम हर साल एक, जैसे उन्होंने कहा 300 करोड़ रुपए का हर साल होना चाहिए था, अभी तक 1000 करोड़ का हो जाना चाहिए था, ठीक, लेकिन नहीं किया उन्होंने। मात्र 166 पे अटका दी। 166 करोड़ का उन्होंने बोला कि हमने आपकी विधानसभा को दिया, वो भी बोला है, क्रियान्वयन नहीं हुआ उस चीज का भी, बोला उन्होंने दिया, मेरे से बोला, खड़े होकर के सदन में बोला। सदन में बोलना छोटी बात नहीं है, बोला, मेरा नाम लेकर बोला उन्होंने, भरैया जी 166 करोड़ लिख लो आप, 166 करोड़ रुपए हमने भांडेर को दे दिए। हमने कहा है, मैं तो बताओ नहीं कि अभी भेजता हूँ, अभी देता। हाँ, प्रमाण मांगा आपने, मगर वो नहीं दे पाया प्रमाण, वित्तीय स्वीकृति के लिए। हाँ, नहीं दिया। आने वाले 2 वर्ष, हाँ, स्कूल जो बनाएगी वो सरकार बनाएगी। तो मैं बार बार स्कूल के बारे में कहता हूँ, बार बार पुल के बारे में कहता हूँ, बार बार जो रोड है उसके बारे में कहता हूँ, बार बार हॉस्पिटल, बार बार मैं कहता हूँ ये कॉलेज, बार बार डिग्री कॉलेज और बढ़ाइए, बनाइए, कई ब्रांच नहीं है, ब्रांच बढ़ाइए। अपना यहाँ का महाविद्यालय देख लीजिए, भांडे का महाविद्यालय कितना पिछड़ रहा है। कई बार मैंने इसके बारे में, सालोन वीक में भी जो है मांग हुई थी महाविद्यालय को लेकर, उसका भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कि आपके ये उसके बारे में तो ये अपने ये थे चौहान साहब चीफ मिनिस्टर, वो खुद बोल गए थे, मैंने कि आप शिवराज सिंह जी, मैंने कि आप आपके मुख्यमंत्री बोल गए थे, आप क्यों अपने मुख्यमंत्री को क्यों पालन नहीं कर रहे? तो टप्पा तहसील की भी कह गए थे, टप्पा तहसील की बोल गए थे। तो ये केवल क्या बोलने वाली सरकार है क्या? मुझे लगता है कि सरकार इतनी खराब सरकार है, वो ये भेद करती है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये भी कहा कि मेरी भांडेर में बीजेपी के लोग वोट नहीं देते क्या? उनके भी तो बच्चे, उनके भी लोग हैं, उनके लिए भी तहसील की जरूरत है, उनके लिए भी स्कूल की जरूरत है, उनके लिए भी हॉस्पिटल की जरूरत है। क्या अपने लोगों को लिए नहीं करोगे आप? क्या आप ये कहोगे कि भाई इसमें तो विरोधी विधायक है, हमारा विपक्षी विधायक है, हम कुछ नहीं कराएंगे, तो फिर आपको लोग पार्टी को वोट देंगे? लेकिन नहीं, हमने कराएंगे। पब्लिक का कहना ये है, पब्लिक की मांग है, ये मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि अपनी चर्चा को बहुत लंबा समय हो गया। आखिरी सवाल ये है कि पब्लिक का कहना है कि विधायक जी आते हैं भांडेर, अपने कार्यालय से वापस लौट जाते हैं, आते हैं भांडेर और ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाते हैं, और नगर की जनता उनसे मुलाकात नहीं कर पाती है, ना ही वो जो है नगर में भ्रमण के लिए आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। पहली चीज़ तो ये, तो उनका कहना है कि कम से कम विधायक जी लोगों के बीच में आएँ, लोगों के बीच में बैठें, बातचीत करें, ताकि उनको पता चले यहाँ की परेशानी है। दूसरा चीज़, यहाँ जिस प्रकार की अव्यवस्थाएँ हैं, कार्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं या अन्य चीज़ें हैं, वहाँ का निरीक्षण करें। भले क्यों ना मतलब जो है विपक्ष के हैं, लेकिन फिर भी जाके देखना चाहिए, क्योंकि हैं तो आखिर भांडेर के ही विधायक।
ये दो चीज़ों पे पब्लिक जानना चाहती है कि हमारे विधायक जी क्या सोच रखते हैं। ये क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है और इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम न हो। मैंने इनकी शिकायतें भी की हैं, मैंने डायरेक्ट मंत्रालय में भी शिकायतें की हैं और मैंने विधानसभा में भी की हैं। अब कोई टीचर जैसे पढ़ा नहीं रहा, अब मान लो मैं जाकर के क्या, मैं तो कलेक्टर को बोला, मैं SDM को भी जाइए, वो पढ़ाने का, मैं जाकर के पकड़ भी लूँ तो वो टीचर अपने अधिकारियों को पैसा नहीं दबा करके छूट जाएगा, मिले होगा क्या उसमें। तो मेरा कहना ये है कि मैं जितना ज़्यादा भ्रमण क्षेत्र में करता हूँ, जितना ज़्यादा भ्रमण, मैं गाँव में गया, अब क्या कैसी विधानसभा है जी, इस विधानसभा का ये पता नहीं है कि जाकर छोर किधर है और किधर है, बिखरी हुई है, इधर गया तो इधर की हो गए, उधर गया उधर ही के हो गए, उधर गया उधर ही के हो गए, बिखरा हुआ है। मैं वहाँ जाता हूँ उस एरिया में, वहाँ की समस्या बैठ करके सुनता हूँ, वो कोई भी ऐसी जायज़ समस्या, जिनान समस्या, उसको मैं कहता हूँ कि आप मुझे दीजिए। मैंने अभी पूरे क्षेत्र के शमशान के लिए मैंने बोला, मैं सरकार में मैंने दिया, मैंने कि सबसे पहले हमारे यहाँ शमशान ही नहीं, मुर्दे कहाँ जल रहे हैं मालूम है, कोई रोडों पे जला रहा है, मैं मुर्दे जलते मैं जाता हूँ, मुक्तिधाम नहीं है, मुक्तिधाम अगर कहीं है तो वो उपयोग लायक नहीं है वो, और जो बरसात में वो शमशान ऐसे बनाए वो डूब जाते हैं, तो वहाँ पर जो है क्या क्या लगा करके वो रोडों के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ जलाते हैं, ईंटें रख रखा कर। तो मैंने कहा पहले शमशान बनाइए हमारे यहाँ। तो कलेक्टर को चिट्ठी आई, कलेक्टर ने कहा कि आपने ये मांग की है, इसमें इतने शमशान हम आपको, हमें टाइम दीजिए, हम बना के दे देंगे, ठीक है कि नहीं। मैं भी जानता हूँ शमशान को एक दिन में तो बन नहीं जाएंगे, नहीं समय, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इंतजार कर रहा हूँ, बजट सेशन में फिर मैं अड़ जाऊँगा कि ये बना के दीजिए। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था करिए, जहाँ रोडों की व्यवस्था नहीं है वो रोड बनाइए। भाई सरकार के जो काम है वो तो आप बनाइए, नहीं मेरे काम है वो तो मैं बना रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, मेरे काम तो वो जो है वो कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आप सरकार का काम क्या, अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा कि इनकी सरकारी चली जाएगी। जब सरकार हमारी आ जाएगी तो मेरी सरकार जिस दिन आ जाएगी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि भांडेर में जो 78-79 साल का जो गड्ढा है, उस गड्ढा को भरने में चाहे 1000 करोड़ खर्च करना पड़े, मैं उस गड्ढे को 1-2 साल में ही पूरा भर दूंगा, जो काम हो सकता है। अच्छा, भांडे की जनता इस समय पानी से बहुत जूझ रही है, पीने के पानी से। पीने का पानी है तो पीने के पानी में जो भ्रष्टाचार कितना है, वो कोई जो जलावर्धन योजना जो यहाँ पे बनाया वो पूरा ही मतलब जो है लोगों को आरओ के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कोई भी यहाँ पर सरकार का काम, सरकारी काम करने नहीं देते। अभी मैं चुनाव में यहाँ घूमा दतिया में, मैं गांव-गांव में ही रुका, मैं बता दूँ, मैंने देखा मतलब लोगों को रास्ते छोड़िए आप, लोगों के घरों में ढंग से घुसने की जगह नहीं है। ये कंडीशन है। पानी दूसरे घर से भर के ला रहे हैं, पानी तालाब से भर के ला रहे हैं, यहाँ छाल। बताइए आप जो है 80वें वर्ष में हम जो है प्रवेश कर चुके हैं और लोगों को ना तो अच्छी शिक्षा, ना आपके बेहतर जो है स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, पीने का पानी तक मतलब मैंने खाद की बात उठाई, खाद की बहुत पहले, तो क्या बोले मुख्यमंत्री मालूम है कि खाद आप हमको खाद का आरोप लगा रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हमको। हमारे यहाँ खादों के पूरे भरे पड़े, बोरे के गोदाम भरे पड़े, गोदाम भरे पड़े और रोडों पे फैल रहा है खाद। आप खाद को लेने वाले नहीं हैं लोग। मैंने कि बेशरम, आप लोगों को वास्तव में शर्म भी नहीं है, और शर्म भी हो थोड़ी बहुत, तो आदमी जो है गलत काम कर देता, गलत बोल देता है तो माफ़ी का आता है कि माफ़ी, इतने बेशरम हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, और जबकि जन तक तकलीफ नहीं है। मैंने कहा 300 बोरी पहले यूरिया की 300 बोरी 300 रुपये की आती थी, 300 रुपये की बोरी आप 500 में देते हैं, 1300 रुपये की बोरी आपको 2000 में दे रहे हैं ब्लैक में। क्या ब्लैक को पकड़ नहीं सकते आप? सरकार नहीं पकड़ सकती। अब तो और भी खाद के दाम बढ़ गए नहीं, अब तो उन्होंने अब तो सब कांड ही कर दिए। अब तो खाद के नाम पर भी वो कमाई भी कर रहे हैं और अपने अपने लोगों को कमा भी रहे हैं। और जो बोरी आज 1300 साढ़े 1300 की है, वो बोरी आज 2-2 हज़ार 3-3 2,500 में दिलवा। अब आदमी को क्या करना है, बोना तो है ही, कुछ तो करना ही है, मजबूर है लोग। बीजेपी की सरकार में लोगों का जीना, सांस लेना मुश्किल हो गया है। महंगाई आपको जो है चरम पर है, चरम पर। महंगाई के मारे तो उसकी कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई महंगाई के कारण। खेती की आय दोगुने करने के चक्कर में उन्होंने जो है किसानों की जेबें खाली करना शुरू कर दी। जो उनको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लागत कितनी है? 800। और कानून क्या कहता है? दुनिया का कानून कह रहा हूँ, भारत की कानून नहीं। अगर लागत 800 है
तो कम से कम उसका मुनाफा 1200 देना चाहिए, मतलब किसान को मुनाफा मिलना चाहिए। चाहे भले ही खाद, हम नहीं कह रहे खाद आप 3000 का कर दो, तो फसल आप 10,000 की करिए, समझेंगे नहीं? तो उससे काउंट किया जाता है कि कितना ज़्यादा लागत है और उसकी मेहनत है, और उसके बाद किसान को कितना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, ये कानून है। और यहाँ क्या हो रहा है कि लागत 800 है और 600 की कीमत दे रहे हैं, तो 200 के चक्कर में किसान बेचने भी नहीं जा रहा है। ये कांड कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, डेमोक्रेसी के साथ ये खिलवाड़ कर दिया है और बड़ी दिक्कत आ गई है। परेशान है सभी, चाहे छात्र हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, सबके सब परेशान हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं समझता हूँ अब इनके उल्टी गिनती शुरू भी हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।